केदारनाथ ही नहीं, चार धाम जो गढ़वाल के हमारे चार धाम हैं, उनके लोग बर्बाद हो गए हैं, उनकी आजीविका खत्म हो गई है, वो कर्जे से दब गए हैं। कल उपचुनाव से पहले जनता को बरगलाने के लिए प्रेस के माध्यम से ऐसे निर्णय को कर रहे हैं। अब हम जाते हैं, हम जाएंगे सिरसी हेलीपैड पे जाएंगे, हम भी स्थानीय लोग हैं, देखते हैं हम स्थानीय लोगों को केदारनाथ ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। केदारनाथ में 31 जुलाई को आपदा और बादल फटने के बाद जो आपदा जैसी स्थिति बनी, उसके बाद एक बार फिर से यात्रा सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। अभी हमारे साथ केदारनाथ से पूर्व विधायक मनोज रावत जी हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद, बहुत बहुत। 31 जुलाई को सर भयंकर तबाही हुई केदारनाथ और आसपास के एरिया में, उसके बाद से यात्रा एक बार फिर से सुचारू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यात्रा सुचारू हो गई है। आप किस तरीके से देख रहे हैं, कैसी यात्रा चल रही है? देखिए, यात्रा तो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है और हम केदारी लोगों का जीवन बिना केदारनाथ यात्रा के निरर्थक सा हो जाता है। इसके पीछे जो व्यावसायिक कारण तो हैं ही, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक कारण भी हैं। और मेरा ये मानना है कि हम में से कई लोग ऐसे हैं कि अगर वो केदारनाथ यात्रा को और यात्रियों को न देखेंगे तो वो जीना भी उनका बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यात्रा तो शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन जो सरकार दावा कर रही है कि यात्रा सुचारू हो रही है, वो यात्रा सुचारू नहीं है। यात्रा सरकार अभी तक के जो रास्ते हैं, सड़क मार्ग भी सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक के का सड़क मार्ग भी सरकार नहीं बना पाई है। और जो गौरीकुंड से लेकर के और केदारनाथ के बीच का जो पैदल मार्ग है, उसको किसी तरह से आने जाने के लिए खोला गया है, लेकिन उसको सुरक्षित मार्ग किसी भी हालत में नहीं कहा जा सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो पैदल मार्ग है वो अभी भी डेंजर जोन में है? देखिए, पैदल मार्ग अभी भी काम चला हुआ है। पैदल मार्ग ही नहीं, बल्कि सोनप्रयाग से लेकर के बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। सरकार का अगर आप जो सरकार दावे कर रही है उसको देखना है तो आप सोनप्रयाग का लैंडस्लाइड देख लीजिएगा। सबसे पहला लैंडस्लाइड उस मार्ग पर इस बार की आपदा के बाद सोनप्रयाग में आया था। आज भी उसके हालत लगभग वही हैं जो 31 जुलाई को थे। उससे आगे 3 या 4 पॉइंट पर गौरीकुंड तक के रोड वॉश आउट हुई है, जिसको ज़मीन से मतलब नदी के किनारे से शुरू किया जाना था, लेकिन उस पर कोई काम ही शुरू नहीं हुआ है। तो जब सड़क मार्ग के हाल हैं तो पैदल मार्ग के हाल तो भगवान ही जानता है कि कैसे होंगे। किसी तरह से लोग आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि किसी भी तरह से सरकार को यात्रा चलानी चाहिए, क्योंकि जो पहला फेज था यात्रा का, इस बार यात्रा डाइवर्ट करने के कारण और यात्रा को नियंत्रित करने के कारण और यात्रा की रजिस्ट्रेशन करने के कारण इस बार की यात्रा 15 दिन से अधिक नहीं चली है। सब त्राहिमाम वाली स्थिति है। सब लोग बर्बाद हो गए केदारनाथ घाटी के। केदारनाथ ही नहीं, चार धाम जो गढ़वाल के हमारे चार धाम हैं, उनके लोग बर्बाद हो गए हैं, उनकी आजीविका खत्म हो गई है, वो कर्जे से दब गए हैं। तो ऐसे में जो सेकंड फेज़ की यात्रा है सितंबर अक्टूबर की, हम चाहते हैं कि किसी तरह से चले और सरकार को जो सहयोग हम विपक्षी दल से यात्रा को चलाने के लिए चाहिए, हम हमेशा देने के लिए। देखिए, हम आपदा में भी पहले दिन से तत्पर हैं सहयोग देने के लिए, और आगे भी सरकार जो भी सहयोग मांगेगी उसको देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन सरकार के अनिर्णय, देखिए निर्णय होते हैं। आप अगर इसकी तुलना हरीश रावत सरकार से करें, जब हरीश रावत मुख्यमंत्री बन के आए तो उन्होंने कहा था कि हम 1 महीने में यात्रा को फिर से खड़ा कर देंगे। तो लोग हंस रहे थे कि 10 साल में साहब यात्रा खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री विजय भवना जी ये कह चुके थे साहब अब 10 साल तक की यात्रा शुरू नहीं हो सकती। लेकिन उस यात्रा को 1 महीने का दावा करके हरीश रावत जी ने 22 से 23 दिन में खोल दिया था, जबकि उस समय सड़क रुद्रप्रयाग के कुछ किलोमीटर आगे से सड़क बंद थी। तो वो इच्छा शक्ति चाहिए, उस तरह के बड़े निर्णय लेने की इच्छा शक्ति चाहिए जो कि सरकार ने नहीं लिया। उस समय हरीश रावत सरकार की अगर तुलना की जाए तो हरीश रावत सरकार ने ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से उस पूरी सड़क को लेकर के अपने लोक निर्माण विभाग को दिया था। और लोक निर्माण विभाग जो हमारा स्थानीय विभाग है, जिसको लोग बार बार कहते हैं साहब कि हमारा राज्य सरकार के विभाग काम नहीं करते हैं, उस राज्य सरकार के विभाग लोक निर्माण विभाग ने उस सारा का सारा यात्रा मार्ग, सड़क मार्ग रुद्रप्रयाग से लेकर के और गौरीकुंड तक के खोला था। तो ऐसे कोई भी निर्णय इस सरकार ने नहीं किए हैं। काम चलाऊ व्यवस्था चल रही है। NH वाले इंजीनियर जो बता रहे हैं उनके अनुसार हमारे अधिकारी सुन रहे हैं। और पैदल मार्ग, हाँ, पैदल मार्ग पर मैं ज़रूर अपने लोक निर्माण विभाग को बधाई दूंगा कि उन्होंने कठिन परिस्थिति में
1 अगस्त से जाकर के कम से कम उस पैदल मार्ग को आने जाने लायक और खच्चर चलने लायक बनाया। दूसरी तरफ सरकार ने जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए फ्री हेली सेवा कर दी है कि यात्रा को सुचारू किया जाए और जो दुकानदार हैं केदारनाथ में उनकी आवाजाही हो सके। इस कदम को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, जब उन दुकानदारों को, केदारनाथ के दुकानदारों को आपदा के बाद नीचे आना था, तब तो उनको कह दिया गया कि भाई लोकल को हम नहीं ले जाएंगे, और ये खुला कहा है अधिकारियों ने, ये आरोप ऐसा नहीं कि छुपा है। और सरकार को चाहिए, बताना चाहिए कि भाई जो लोग नीचे आए हैं उनमें हमारे कितने स्थानीय लोग थे। हमारे लोग, देखिए, बीमारी के समय पर दवाई अगर दी जाए तो वो दवा है, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमारे लोग इतने नकारा लोग नहीं हैं, हमारे लोग इतने मुफलिस लोग नहीं हैं कि जो सरकार के रहमो करम पर जिंदा हैं। केदारी लोग बहुत स्वाभिमानी जाति है, केदार और गढ़वाल के लोग बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। उन लोगों को जब उनके घर वाले इंतजार कर रहे थे, मैंने 14-14 साल के एक बच्चे को, 14-15 साल के एक बच्चे को मैंने आपदा के बाद जब हेली भी बंद हो गई थी तो पैदल अकेले आते हुए देखा और पूछा कि बेटा तुम क्यों आए? बोला कि साहब हमको लोकल लोगों को नहीं लाया गया है। वो बेचारा इस डर से कि उसके माँ बाप ने कहा कि यात्रा जो पैदल मार्ग है बहुत खतरनाक है, कहीं कोई पत्थर न गिर जाए, बेटा हेली से आना। वो 8-10 दिन तक के ये इंतजार करता रहा कि हेली उसे मिलेगा, लेकिन उसे नहीं मिला। हमारे बहुत वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित हैं पुरुषोत्तम तिवारी जी। पुरुषोत्तम तिवारी जी 5 दिन तक के लिंचोली और केदारनाथ के बीच ऊपर नीचे करते रहे, उनको हेली से नहीं लाया गया। वो बाद में चौमासी के रास्ते पैदल आए। ये मैं 2 उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि एक बच्चा, 15 साल का बच्चा जो अपनी आजीविका चलाने के लिए वहाँ काम करने के लिए जाता है, और एक बहुत ही वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित, बहुत सम्मानित तीर्थ पुरोहित हमारे जिले के, वो नीचे आना चाहते हैं। 5 दिन तक के उनको लिंचोली और केदारनाथ के बीच में दौड़ाया जाता है। तो ये तो, जब मैंने कहा ना कि बीमारी के समय दवा होती है, बाद में तो दवा असर करने के बजाय नुकसानदायक होती है। अच्छा, अगर इन लोगों ने कोई ऐसा निर्णय लिया, देखिए जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्थानीय लोग मुफ्त आएंगे, वो शासनादेश दिखा दें, आदेश दिखा दें उस समय का। देखिए ये लोगों को ये केदार उपचुनाव पैकेज है। अच्छा, मैं इन सब पैकेजेस को केदार उपचुनाव पैकेजेस कह रहा हूँ, और मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ। अगर कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम हेली से यात्रा शुरू कर रहे हैं और 25% कंसेक्शन देंगे, स्थानीय यात्रियों को देंगे, अगर उसका भी कोई आदेश है तो हमें दिखा दिया जाए। देखिए, आप आजकल उपचुनाव से पहले जनता को बरगलाने के लिए प्रेस के माध्यम से ऐसे निर्णय को कर रहे हैं। अब हम जाते हैं, हम जाएंगे सिरसी हेलीपैड पे जाएंगे, हम भी स्थानीय लोग हैं, देखते हैं हम स्थानीय लोगों को केदारनाथ ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो केदारनाथ में उपचुनाव है उसके दृष्टिगत ये चीजें कदम उठाई जा रही है? देखिए, अभी कुछ समय पहले जब बद्रीनाथ में उपचुनाव हुआ था तो सारे मंत्री बद्रीनाथ में पड़े हुए थे, तो उन दिनों सरकार के मंत्रियों के निर्णय टेलीफोनों पर हो रहे थे बद्रीनाथ में। लोगों को पूछा जा रहा था आपकी क्या मांग है, और अधिकारियों को धमकाया जा रहा था, हड़काया जा रहा था। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि रुद्रनाथ के रास्ते पर वहाँ के स्थानीय गांव वालों के सारे ढाबे और जो व्यवस्थाएं थी, देखिए 20-21 किलोमीटर रुद्रनाथ भी है, 18 तो किलोमीटर कम से कम है ही, तो स्थानीय लोगों के परंपरागत छोटे ढाबे होटल थे, वो सब वन विभाग ने उजाड़ दिए। तो एक साहब जा करके, मैं लूंगा नाम नहीं उनका, अधिकारियों को धमका रहे थे चुनाव से पहले कि क्यों भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और आज स्थिति यह है कि फॉरेस्टर गार्ड भी नहीं पूछने के लिए जा रहा है। कहाँ तो मंत्री धमका रहे थे डीएफओस को कि कैसे करा। तो वो स्थिति आजकल केदारनाथ में चल रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये लोक लुभावनी बातें बिना नियमों के नहीं चलेंगी। अच्छा जी, अगर सरकार, मैं 2 निर्णयों की बात कर रहा हूँ, ये तो अभी हाल का 2 दिन पहले का निर्णय है, लेकिन अगर तीर्थ यात्रियों को 25% कंसेक्शन वाला निर्णय सरकार ने कहीं लिया, तो वो निर्णय की एक कॉपी कहीं डाल दें, हम सरकार को धन्य है नमस्कार करेंगे। तो ये इस निर्णय की भी हमको प्रतीक्षा रहेगी कि भाई जो स्थानीय लोगों के लिए मुफ्त में अगर यात्रा संबंधी सरकार ने कोई निर्णय लिया तो कोई शासनादेश, कोई आदेश जारी किया होगा ना, या थानेदार साहब की तरफ से, जैसे थानेदार होते हैं ना शहरों में, थानेदार होते हैं, थानेदार लोग मदद करते हैं लोगों की। माना कोई गरीब आदमी, उसको कहते हैं भाई बैठ करके इस जीप में ले जा ले, लेकिन वो क्या है, मदद की व्यवस्था है। तो सरकार भी थानेदारों की तरह व्यवस्था में चलने लगी। तो हम ये चाहेंगे कि सरकार ऐसे जब भी निर्णय लेती है, अपना व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए इन निर्णयों को किसी
प्लेटफॉर्म पर भी डालें, ताकि हम माने कि ये सब वैधानिक निर्णय है। नहीं तो हम तो ये मानेंगे कि पर्यटन अधिकारी अपने दम पर या जिला अधिकारी अपने दम पर उस निर्णय को ले रहे हैं, और वो निर्णय सरकार का नहीं बल्कि पर्यटन अधिकारी या जिला अधिकारी का निर्णय है। आपदा से पहले भी आप केदारनाथ क्षेत्र में जनता के बीच थे और आपदा के बाद भी, क्या स्थिति है वहाँ पर? आपको क्या लग रहा है? उपचुनाव भी होने हैं और जनता का क्या रुख लग रहा है आपको? क्योंकि आप गांव-गांव में और परिवारों से भी मिले, आपदा पीड़ितों से भी मिले, वैसे भी गांव में मिलने जा रहे हैं, तो क्या रुख लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले आपदा की बात कर रहे हैं। आपदा सरकार ने पहले तो इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया है, जबकि जो ये आपदा का प्रभाव था ये सिर्फ केदारनाथ घाटी तक सीमित नहीं है। ये आपदा हमारी तुंगनाथ घाटी में भी, मधमेश्वर घाटी में भी और कालीमठ घाटी में भी आपदा आई है, और रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा के अन्य क्षेत्रों में भी आपदा आई है। जैसे किंजाणी गांव हमारा बहुत खतरे में है, क्यूड़ी मलास बहुत खतरे में है। ऐसे दर्जनों गांव हमारे बावई में घटना हुई है, कई गाँवों में घटना हुई है। मक्कू का ग्वाड़ दिलाना क्षेत्र खतरे में है। पिछले 2 सालों में हमारे केदारनाथ विधानसभा में दर्जनों पर्यटन इकाइयां टूट गई हैं। मकानों की संख्या अगर आप लें अभी जो विस्थापित किए जाने हैं, तो जो हमारा उसाड़ा गांव है उसी में कम से कम हमारे 70-80 मकान हमारे विस्थापित होने हैं। तो अगर इस आपदा की तुलना जोशीमठ की आपदा से की जाए तो जोशीमठ की आपदा ही के बराबर ये आपदा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जोशीमठ आपदा के लिए राज्य सरकार ने स्पेशल पैकेज मांगा। 1500 करोड़ रुपया आ गए हैं केंद्र सरकार से, और लगभग 1000 करोड़ रुपया राज्य सरकार और मांग रही है जोशीमठ के रिहैबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इससे बड़े क्षेत्र में आपदा केदारनाथ घाटी में आई है, और सरकार एक सादा सा एक आदेश जारी कर रही है कि साहब हम 9 करोड़ की सहायता देंगे मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से। वो तो 9 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। 5000 तो हमारे यहाँ खच्चर चलते हैं। अब 5000 खच्चर चलते हैं, एक महीने से खच्चर काम नहीं कर रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है। सिर्फ 5000 खच्चर का ही नुकसान देखा जाए तो 1 लाख रुपया एक खच्चर का नुकसान है। नुकसान न भी दें आप, चलिए हम कह रहे हैं नुकसान से आधी राशि आप दें, तो आधी राशि भी वो करोड़ों में पहुंचती है। हमारे हजारों लोग दुकान करते हैं, उनको नुकसान हुआ है। सिर्फ केदारनाथ ही में नुकसान नहीं हुआ है। आप अगर आपदा का नुकसान अगर आप देखेंगे तो ऊखीमठ की घाटी, जहां ताला मस्तूरा में अगर सड़क खत्म हो गई तो पूरी मक्कू और चोपता और ऊखीमठ से लेकर के हमारी लगभग, मुझे जो लगता है 120-30 यूनिट तो वहीं पर है होटल की। आपका रास्ता गुप्त काशी का पुल आपका पिछले 2 महीने से खराब है, 1.5-2 महीने से खराब है। आपदा के बाद वो खराब है, 1 महीने से खराब है। आपकी यात्रा नहीं चल पा रही है, तो गुप्त काशी से आगे कितने होटल यूनिट हैं? आपने नुकसान का आकलन कैसे किया? आपने कहा कि साहब एक सीडीओ के यहाँ एक बैठक हुई, उसके बाद हम 9 करोड़ दे रहे हैं। लेकिन आपको तो अभी तक यही पता नहीं। मुझे तो ये लग रहा है कि ये 9 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए समृद्धि निधि के रूप में दिया गया है। क्योंकि आज तक के जो भी, चाहे कमिश्नर की बैठक हो, चाहे मुख्यमंत्री के जो कह रहे हैं कि साहब जनसंपर्क अधिकारी मुख्यमंत्री के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर केदारनाथ विधानसभा में गए। अब ये कितनी हम लोगों के शर्म की बात है कि वहाँ पे पूर्व विधायक हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और कई माननीय चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और उनको छोड़ करके जनसंपर्क अधिकारी मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि उनकी बैठकों में सिर्फ आप फोटो निकाल करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा तो कोई जा नहीं रहा है। तो ये जो 9 करोड़ रुपया है, ये न केवल ऊंट के मुंह में जीरा है। हम तो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि एक पैकेज राज्य सरकार की अगर क्षमता नहीं है, ये मेरा मानना है कि राज्य सरकार की वित्तीय हालत अच्छी नहीं है, तो जैसे जोशीमठ के लिए पैकेज मांगा गया जिसमें 1500 करोड़ आ गया और 1000 करोड़ की और दरकार है, क्यों नहीं केदारनाथ के साथ क्यों धोखा किया जा रहा है? क्यों भेदभाव किया जा रहा है? हम अगल बगल के जिले हैं, वहाँ की व्यावसायिक इकाइयों को, भाई वहाँ के होटलों को आपने जिस रेट पर कंपनसेशन दिया है, वहाँ जो ध्वस्त हो रहे होटल थे उनको आपने तोड़ा, उनको कंपनसेशन अलग दिया, उनको तो करोड़ों में आप कंपनसेशन देंगे, और हमारे यहाँ उसको मात्र एक घर मान करके 4 लाख रुपए विस्थापन के लिए देंगे। तो ये हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ा नुकसान है। मेरा ये कहना है कि सरकार को कुछ अगर करना है तो स्पेशल पैकेज की मांग करे, और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आपदा और आपदा के बाद जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिसमें
छोटे दुकानदार, इसमें होटल व्यवसायी जिनके ढाबे नष्ट हो गए, जो अपना सामान छोड़ कर के नीचे दौड़ करके आगे, लाखों का छोटी से छोटी दुकान में 8-10 लाख का सामान रहता है। उस सामान का क्या हुआ, कितना बर्बाद हुआ, कितना चोरी चले गया, खच्चर घुस गए, जानवर घुस गए, रीछ घुस गए, क्योंकि वहाँ कोई रोकने वाला तो था नहीं। तो उस नुकसान की कल्पना, और जो लोगों ने ये कोशिश की, ये सोचा था कि हम जाके कुछ 2 पैसा कमाएंगे, वो नुकसान होगा। तो सरकार को चाहिए, देखिए इसके लिए सरकार को मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर सरकार को कोई प्रेरणा लेनी चाहिए तो हरीश रावत मॉडल के रूप में लेनी चाहिए। 13 की आपदा के बाद, जब बाद में 15-16 में हरीश रावत जी 14-15 में मुख्यमंत्री बन के आए, तो हरीश रावत जी ने जो मरहम लगाने का काम, जो मॉडल हर वर्ग को दिया, जिसमें दुकानदार से लेकर के खच्चर वाले था, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और उससे प्रेरणा लेकर के स्पेशल पैकेज की बात करनी चाहिए। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ मनोज रावत जी हैं, पूर्व विधायक हैं केदारनाथ से। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने 9 करोड़ रुपए सिर्फ आपदा के लिए, केदारनाथ के लिए दिए हैं, स्पेशल आपदा पैकेज सरकार को केदारनाथ के लिए देना चाहिए। जिन लोगों का नुकसान हुआ उनकी जल्द से जल्द उनकी मदद होनी चाहिए। साथ ही उनका कहना है जिस तरीके से पहले 25% का डिस्काउंट यात्रियों को सरकार के द्वारा कहा गया, और अब जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए हेली सेवा की है उस क्षेत्र के लोगों को, उसका शासनादेश हो तो वो भी सरकार बताए। क्योंकि जो जिस तरीके से अब केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं ये उपचुनाव को लेकर सरकार हथकंडे अपना रही है। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।